नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में लखीमपुर खीरी के छात्र नेता प्रभात गुप्ता उर्फ राजू हत्याकांड की सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और 19 मई यानी कल हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस हत्याकांड में केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी समेत 4 आरोपी हैं। टेनी और उनका परिवार इधर काफी दिनों से चर्चा में है। तिकोनिया कांड, जिसमें किसानों को टेनी के बेटे पर कुचलकर मारने का आरोप है। टेनी के अलावा सुभाष मामा, शशिभूषण, पिंकी, राकेश डालू भी इस हत्याकांड में आरोपी हैं। दरअसल ये 22 साल पुराना हत्याकांड है और कई बार इसकी जो फैसला होते होते रह गया। सन 2000 की बात है। जिला पंचायत चुनाव के दरमियान तिकोनिया के बीच बाजार में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता और उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे प्रभात गुप्ता और राजू की उस वक्त ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपने घर पैदल जा रहे थे। उस दौरान राजदूत मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 4 हमलावरों ने राजू गुप्ता पर गोलियां चलाई थी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रभात गुप्ता उर्फ राजू तिकोनिया के ही रहने वाले थे और इनके पिता संतोष गुप्ता तिकोनिया के संभ्रांत व्यापारी परिवार में शुमार थे और संभ्रांत व्यापारी थे। वहीं पास के गांव बनवीरपुर में अजय मिश्र टेनी रहते थे। इन दोनों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो पंचायत का चुनाव उसको लेकर हुई, इनका आपस में विरोध काफ़ी समय से चल भी रहा था। प्रभात हत्याकांड के बाद अजय मिश्र टेनी पर हत्या कराने का आरोप लगा। अजय मिश्र टेनी समेत 4 लोगों का जब एफआईआर में नाम आया तो जिला जज ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया। तब 25 जून 2003 को अजय मिश्र टेनी जिला जज चंद्रमा सिंह की अदालत में हाजिर हुए और वहाँ पर अभियोजन पक्ष का जो पूरा मसला था वो एक तरीके से सुनवाई के लिए 5 दिन का समय मांगा, लेकिन उनकी अर्जी नामंजूर कर दी गई। अदालत ने कहा कि अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट आ चुकी है। जिला जज ने अजय मिश्र टेनी की जमानत को कैंसिल कर दिया, लेकिन हृदय रोगी बताकर उन्हें जेल के बजाय अस्पताल में भर्ती करने के आदेश भी दिए गए। अगले दिन अपर जिला जज ने अजय मिश्र टेनी की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा कर दिया। 19 मार्च 2004 को लखीमपुर के जिला कोर्ट में सुनवाई होने के बाद 15 मई 2004 को अजय मिश्र टेनी समेत 4 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसके बाद प्रभात गुप्ता के पिता संतोष गुप्ता ने ऊपरी अदालत में रिवीजन के लिए अपील की और लगातार 22 सालों तक ये मुकदमा चल रहा है और इस दौरान कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते संतोष गुप्ता की मौत हो गई। अभी तक हाई कोर्ट लखनऊ में 3 बार ये फैसला रिजर्व किया गया। पहली बार 12 मार्च 2018 को जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और दिनेश कुमार सिंह ने फैसला रिजर्व किया। दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 नवंबर 2022 को जस्टिस रमेश सिन्हा और रेणु अग्रवाल ने फैसला रिजर्व किया और तीसरी बार 21 फरवरी 2023 को फैसला जस्टिस अट्टू रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने रिजर्व किया है। अब जस्टिस अट्टू रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला यही रिजर्व किया हुआ फैसला दिनांक 19 मई यानी कल इसे सुनाएंगे। वास्तव में ये फैसला बड़ा ही महत्वपूर्ण है राजू गुप्ता के परिवार के लिए और ये अपने आप में एक नज़ीर होगा इस देश की न्याय व्यवस्था के लिए। 22 साल से जो परिवार न्याय के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है, जो पीड़ित पक्ष है, उनका मुखिया अब इस दुनिया में नहीं है। मुकदमा लड़ते लड़ते संतोष गुप्ता दुनिया से विदा हो चुके हैं और प्रभात गुप्ता और राजू के छोटे भाई राजीव गुप्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेके हर जगह न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अपने आप में टेनी मंत्री हैं। 2021 में वो मंत्री हो गए, गृह राज्य मंत्री बन गए और उसके बाद उनका रसूख और बढ़ गया। वो सांसद भी बने, विधायक बने, बहुत सारे उनको राजनीतिक पदों से नवाजा गया। और बहुत जब पिछले दिनों तिकोनिया कांड हुआ था, टेनी के बेटे पर आरोप लगा था कि उन्होंने किसानों को कुचलकर मार डाला है, उसके बाद भी टेनी से इस्तीफा नहीं हुआ, नहीं लिया गया। वो लगातार पद में बने हुए हैं। बार बार राजीव गुप्ता और किसानों के परिवार, जो दोनों पीड़ित पक्ष हैं, एक में टेनी आरोपी हैं और एक में उनका लड़का आरोपी है।
दोनों मामलों के जो पीड़ित पक्ष थे वो कह रहे थे कि भाई पहले इनकी घोड़ा गाड़ी छीनो, यानी इनका पद छीनो, तभी न्याय मिल पाएगा। उसके बाद भी लगातार ये पद पर बने हुए हैं। लेकिन इस देश में न्यायपालिका, कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और न्याय इस देश में मिलता है। कल टेनी के लिए भी एक वास्तव में कानून की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और उस पीड़ित परिवार के लिए भी एक नई सुबह होगी। बड़ा सवाल यही है कि अगर टेनी को सजा मिलती है तो उनका मंत्री पद, उनकी सांसदी सब कुछ जाएगा और एक नज़ीर बनेगी इस देश में कि ठीक है, 22 साल तक के गुप्ता परिवार अपनी लड़ाई लड़ता रहा, उसे न्याय जरूर मिला। मेहमान अभी हमारे साथ कुछ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर ये अपने आप में एक अजब तरीके का मसला है। 22 साल एक मुकदमा लगातार चलता है और पीड़ित पक्ष लगातार न्याय मांगता है, सरकार के पास जाता है। ये चूंकि के न्यूज़ इस मसले को लगातार उठा रहा है, पिछले कम से कम 2 सालों से हम इस मसले को 2 वर्ष से लगातार उठा रहे हैं और समय समय पर जो पीड़ित पक्ष के राजीव गुप्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ते भी रहे हैं, बीच बीच में वो तमाम अपडेट भी देते रहे हैं। कई बार ये मसला ऐसा लगा कि ये बिल्कुल फैसले के करीब है, लेकिन फिर न्याय इन लोगों के हाथ से छिटक गया। परिस्थितियां कुछ भी रही हों, लेकिन इस परिवार को न्यायालय पर और न्याय व्यवस्था पर लगातार भरोसा है और शायद यही भरोसा वास्तव में जो हम जैसे आम आदमी हैं, हमारे आप जैसे आम लोग हैं, उनको यही भरोसा न्याय दिलाता है, क्योंकि भरोसे की ही जीत होती है। और अगर हर जगह से व्यक्ति निराश हो जाता है तो फिर न्यायालय की शरण में जाता है। न्यायालय फैसला देकर एक नज़ीर स्थापित करता है। कल बड़ा दिन है, इस न्याय व्यवस्था के लिए भी बड़ा दिन है। राजीव गुप्ता के लिए, जो मरहूम प्रभात गुप्ता और राजू, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, महज 29 साल की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई थी और आरोपी है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र, टेनी और 2 अन्य लोग। प्रभात गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता लखनऊ विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष छात्र संघ का छात्र संघ उपाध्यक्ष का चुनाव भी लड़ रहे थे और वो पंचायत चुनाव की जो स्थानीय राजनीति है उसमें भी सक्रिय थे। और यही खोरेंजी, यही एक तरीके से उनके परिवार का आरोप है कि इसी वजह से उनके बेटे की हत्या टेनी और अन्य लोगों ने कर दी। 3 अन्य लोगों ने 2 मोटरसाइकिलों पर आए और हत्या कर दी। वास्तव में क्या टेनी पर कानून का शिकंजा कसेगा, क्या कानून का डंडा चलेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सब सवालों से ऊपर है न्यायपालिका पर आम आदमी का भरोसा। ये बहुत बड़ा भरोसा होता है जो आम आदमी को न्यायपालिका की तरफ से मिलता है। और इसी भरोसे पर जो गुप्ता परिवार है, प्रभात गुप्ता और राजू का परिवार 22 सालों से इसी भरोसे पर वो कायम है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इंतजार कर रहा है। सामने बहुत रसूख वाला व्यक्ति है और लड़ाई बड़ी मुश्किल है, कठिन है, बड़ी कठिनाइयाँ इस परिवार ने झेली भी हैं, लेकिन अब लगता है इस परिवार को कि लड़ाई अंजाम तक पहुंच गई है। कल बड़ा दिन है राजीव गुप्ता के लिए। राजीव गुप्ता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं लखीमपुर खीरी से। राजीव गुप्ता, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज जी, वो भी जुड़ गए हैं। लगातार इस प्रकरण पर मनोज जी हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, बहुत लगातार हम देखते रहे हैं कि वो जुड़ते रहे हैं, अपनी विभाग बात रखते रहे हैं। इस देश की न्याय व्यवस्था को एक सम्मानजनक अपने फैसलों के जरिए सम्मान दिलाने वाले जज साहब हमारे साथ जुड़े हैं, BD नकवी साहब, पूर्व जज, उनका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस पार्टी की नेता, बेहद प्रखर प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर सुधा मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आज राजीव गुप्ता के लिए बड़ा भावुक दिन है और कल भी मुझे लगता है कि ये फैसला आने के बाद एक अलग तरीके का परसेप्शन जाएगा
आम लोगों में जो इस तरह की लड़ाई ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ते हैं। नकवी साहब भी लगातार इस टेनी के मसले पर लगातार हमारे साथ बहुत अरसे से जुड़ते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता को भी हमने आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने अदब के साथ में इस कार्यक्रम में आने से मना कर दिया है कि ये विषय उन्हें सूट नहीं करता, इसलिए वो आएंगे नहीं। तो कोई बात नहीं, हम लोकतंत्र हैं, हम सबको आमंत्रित करते हैं। और लगातार चूंकि मुद्दा राजीव गुप्ता भी इसी समाज का अंग हैं, इनके साथ अन्याय हुआ है, जाहिर सी बात है किसी ने तो मारा ही है इनके भाई को, भाई तो इनका जिंदा है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट किसी न किसी को, जो भी असली दोषी होगा, कल कोर्ट ठहराएगा। राजीव गुप्ता, फैसले की घड़ी है, आपकी टिप्पणी। भगवान के सहारे सब लोग मंदिर में, पत्नी मंदिर में मां पूजा कर रही हैं, मैं भी डिबेट के बाद पूजा में जाऊंगा। बस ये द्वारकाधीश और न्यायाधीश पर विश्वास है कि चाहे कुछ हो जाए मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। तो भाई भाई के काम आता है। अब रही बात, टेनी ताकतवर हैं, अब टेनी का घर तो मेरे सामने है। टेनी स्मगलिंग करते थे, टेनी हीरो होंडा मोटरसाइकिल से चलते थे, टेनी ने क्या नहीं किया, लेकिन हत्या तो प्रभात गुप्ता की हुई है और टेनी के 50 मीटर, टेनी के घर से 50 मीटर दूरी पे हुई है, तिनकार की हुई है। लेकिन लखीमपुर न्यायपालिका ने हम लोगों को नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट, कल सबसे बड़ी बात ये है, फैसला इस बात पे होना है कि लखीमपुर के जिला जज ने जो फैसला दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के कानून के खिलाफ दिया है। सुप्रीम कोर्ट की लॉ ये कहती है, अगर होस्टाइल विटनेस विनोद गुप्ता को, जो होस्टाइल हो जाता है, उसे जज साहब बैठे हुए हैं, अभी पूरी बात बताएंगे कि होस्टाइल विटनेस विनोद गुप्ता हैं, उनको वहीं पे समाप्त किया जाए, आगे ना बढ़ा जाए। और लखीमपुर के जिला जज ने जो बरी किया है, होस्टाइल विटनेस को ही पढ़ दिया आगे तक और बरी कर दिया। उन्होंने कहा अन्य गवाह नहीं थे, मैंने उन गवाहों को बताया। और जिला जज ने ये भी लिखा, अपने ऑर्डर में लिखा है कि अजय मिश्रा टेनी के भाई विजय मिश्रा ने चश्मदीद गवाह विनोद गुप्ता को धमकाया है, ये जिला जज के फैसले में लिखा है, और नीचे लास्ट में बरी कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये है कि होस्टाइल विटनेस को पढ़ा नहीं जाएगा, होस्टाइल विटनेस को अन्य गवाह को प्रभावित नहीं किया जाएगा। उसी गाइडलाइन पर हमने मुकदमा लड़ा है। माननीय हाई कोर्ट को, न्यायाधीश महोदय से मेरा हाथ जोड़ के आपके माध्यम से निवेदन है, हमारे पिताजी मुकदमा लिखाने वाले खत्म हो गए, 2 भाई खत्म हो गए, हमारी किसी इंसान ने मदद नहीं की, हम कैसे मुकदमा लड़े इस आदमी से। हम यही चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमें न्याय मिलना चाहिए, और ये रात हमारे लिए बहुत भारी है, बहुत कष्ट इस मामले में। राजीव जी, ये पूरा समाज, ये हमारे आप जैसे जो बहुत सारे हमारे जैसे छोटे लोग हैं जिनका मैं नहीं मानता कि मेरा कोई वजूद है, लेकिन हमारे जैसे तमाम लाखों करोड़ों लोग, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं का ज्वर है, और जो आपके आंसू आ रहे हैं मुझे भी भावुक कर रहे हैं, क्योंकि एक भाई का जाना बहुत ही कष्टकारी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने वो भ्रात धर्म निभाया है, 22 साल से लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में 2 भाई चले गए आपके इस दुनिया से, पिता चप्पल सटकाते सटकाते दुनिया से चले गए, न्याय नहीं मिला, लेकिन 22 साल अब हो गए। कल बड़ी महत्वपूर्ण घड़ी है, आप भावुक हैं, आपका पूरा परिवार भावुक है, और मुझे लगता है कि इस देश के करोड़ों न्यायप्रिय लोग आपके साथ हैं, उनकी सद्भावनाएं हैं आपके साथ, और जो संविधान पर चलने वाले लोग हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे सरकारें हों, चाहे न्यायपालिका हो, उन सारे लोगों का समर्थन इस बात पर है कि आपके भाई को जिसने भी मारा है, किसी ने भी मारा है, आरोपी कोई भी है, लेकिन किसी न किसी ने तो मारा है, और जिसने मारा है उसको मुझे लगता है कि कल उसको सजा मिलेगी, हाई कोर्ट सजा देगा, आपको न्याय मिलेगा। मेरा ऐसा प्रबल मानना है, मेरा प्रबल भरोसा है। मैं भी आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके भाई की आत्मा को शांति मिले, न्याय मिले, और आपका परिवार कम से कम राहत की सांस ले। नकवी साहब के पास जाऊंगा। नकवी साहब, बहुत ही भावुक क्षण, और राजीव गुप्ता के आंसू निकला, यह बात कहते कहते स्वाभाविक है मैं भी भावुक हो गया। और एक संवेदनशील इंसान कोई भी इस देश में होगा तो इस करुण गाथा को, यह जो दारुण गाथा है,
क्योंकि इस तरह के मसले मीडिया के लिए भी सुर्खियां नहीं बनते। इस तरह के मसले जब कोई ताकतवर व्यक्ति कटघरे में होता है तो मीडिया भी कन्नी काट जाता है। उसके लिए बहुत सारे मसले, अलग अलग तरीके के मसले होते हैं। उनके कोई बाबा मसला हो सकता है, कोई हिंदू मुसलमान मसला हो सकता है, पाकिस्तान के लोग भूखे हैं कि खाना मिल नहीं रहा, उनको ये मसला हो सकता है। लेकिन राजीव गुप्ता, ये प्रभात गुप्ता हत्याकांड उनके लिए मसला नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति का अपना वो है कि मेरा यह कथन कतई ये बताने के लिए नहीं है कि भाई सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम लोग ही पत्रकारिता में कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में कर रहे हैं, इस देश में कर रहे हैं, उनको भी नमन। लेकिन पत्रकारिता, राजीव जी धैर्य रखिए, ईश्वर आपको न्याय देगा। न्याय व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, जो जज हैं, वो ईश्वर के स्वरूप ही हैं। वो ईश्वर का प्रतिनिधि उन्हें ही मानिए, और हम सब उन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं कि वो निश्चित तौर पर वो न्याय मिलेगा। आपके भाई के जो कातिल हैं उनको सजा कल अवश्य मिलेगी। नकवी साहब, इस पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? चूंकि आप कई बार हमारे साथ इस चर्चा में आ चुके हैं और कई बार आप डिस्कस भी कर चुके हैं ये प्रभात गुप्ता और राजू हत्याकांड, जिसके मुख्य आरोपी अजय मिश्र टेनी आज रात तक तो गृह राज्य मंत्री हैं ही। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, मैं बराबर जुड़ा रहा। मैं अपनी बात शुरू करूंगा। जो चुप रहेगी ज़बानी खंजर तो लहू पुकारेगा हस्ती का। ये जुमला मुझे बराबर आनंद रायन मुल्ला का याद आ रहा है। जहां तक राजीव गुप्ता जी की बात है, हमारी पूरी हमदर्दियां हैं। मैं बहसे रिटायर्ड जज जी कहूंगा कि इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होगा। जो परिस्थितियां हैं, 22 साल गुजर गए, एक ताकतवर मुल्जिम वो बचता रहा, डिले करता रहा पूरी प्रोसेस को, और आइंदा सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि नहीं, ऑनरेबल हाई कोर्ट को जजमेंट जल्दी देना चाहिए। तो ये तो एक कड़ी है। उस जज को भी निकाल दिया गया। उस फैसले में कितनी खराबी थी, कितना वो गलत फैसला था कि उस जज को नौकरी से निकाल दिया गया। इससे ये बातें इंडिकेट करती हैं कि कुछ ना कुछ तो उसके अंदर फाइल में ऐसा है, एविडेंस में ऐसा है जो मिस्टर टेनी के खिलाफ है। बहरहाल मैं कोई ना कमेंट करते हुए, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये फैसला है। मुझे उम्मीद ये है कि ये फैसला इंसाफ दिलाएगा और हमारी पूरी जुडिशरी की इज्जत दांव पर है। ये ऐसे फैसले हो जाते हैं, कभी कभी हमारी जुडिशरी उस मोड़ पे पहुंच जाती है जहां सारा मुल्क देखने लगता है न्याय होगा या नहीं होगा। किसी भी डेमोक्रेसी में न्याय की जिम्मेदारी हर पूरे ऑर्गन की है, सिटीजन्स की है कि वो अपनी ईमानदारी से गवाही दें, पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करे और जज न्याय करे। बहरहाल मुझे उम्मीद यह है कि राजीव गुप्ता के साथ न्याय होगा। अगर एविडेंस में कुछ भी है तो होना चाहिए। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं। मिस्टर टेनी मुल्जिम, 302 के उनका बेटा मुल्जिम जो जेनेटिकली इनहेरिट किया उसने उस स्ट्रिक्ट को। बहरहाल न्याय होना चाहिए। और होस्टाइल एविडेंस की जब बात करी मिस्टर राजीव गुप्ता ने, वो बिल्कुल सही है कि होस्टाइल विटनेस को अगर और एविडेंस है तो पढ़ा नहीं जाना चाहिए। और होस्टाइल विटनेस के बारे में प्रिंसिपल है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि होस्टाइल विटनेस की अगर एविडेंस कुछ फेवर में है मुल्जिम के और जो खिलाफ है, उसमें जज का डिस्क्रिशन है कि वो कौन सी बात माने होस्टाइल विटनेस की। ये बिल्कुल सेटल्ड प्रिंसिपल है। तो मैं बहुत बात न कहते हुए ये उम्मीद करूंगा कि न्याय होगा और राजीव गुप्ता के आंसू को पहुंचेगी जुडिशरी हमारी। बहरहाल जो मैंने फाइल तो देखी नहीं है, इसलिए मैं कुछ और बात ना कहते हुए एक उम्मीद ही कर सकता हूं और एक दुआ कर सकता हूं कि हमारे इस मामले में इंसाफ हो। और जो हवाएं साउथ से आ रही हैं, इंसाफ की हवाएं जो हैं, वो मुझे लगता है कि उन हवाओं का कुछ असर होगा लोगों के ज्यादा। ठीक बात है, ठीक बात है। नकवी साहब ने, मनोज यादव जी, नकवी साहब ने बहुत संवेदनशील बात कही। एक कानून के जानकार, लंबे समय तक वो जज रहे, तमाम फैसले उन्होंने दिए। वो बता रहे हैं कि भाई चूंकि फैसला सुरक्षित है, कल फैसला आने वाला है, हम और आप कोई इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन राजीव गुप्ता की जो संघर्ष गाथा है, आप मान लीजिए एक ये तो कई बीघे जमीन बेच डाली, कई प्लाट बेच डाले, 3 लोगों को गंवा दिया। लेकिन ये इन्होंने एक ठान लिया था कि नहीं, भाई की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। कम से कम ये तो बताओ भैया कि कौन के हत्या किसने की। मैं ठीक है, हो सकता है जिनको मैं आरोपी बता रहा हूँगा, हो सकता है कि उन्होंने ना की हो, लेकिन किसने की, किसने मारा? राजू गुप्ता को मारा किसने? और मौजूदा व्यवस्था में जो सिस्टम है, मैं न्यायपालिका को इसमें नहीं शामिल करता, लेकिन जो सिस्टम है वो किस तरीके से एक पीड़ित के साथ खेल करता है कि 22 साल तक वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है लगातार। अगर आप पता करेंगे तो राजीव गुप्ता के कई एसेट बिक चुके होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की पेशी आप जानते हैं कि वकीलों की फीस कितनी महंगी होती है वहां पर। मनोज यादव।
देखिए दुर्गेन जी, मैं धन्यवाद करूंगा आपका और आपके चैनल का कि आज इकलौती ऐसी डिबेट आई जो कल इतने बड़े निर्णय पे एक चैनल इस पे बात कर रहा। मैंने नहीं देखा, पार्टी के ग्रुप में मैंने नहीं देखा कि इस मुद्दे पे कोई डिबेट भी करा रहा है। राजीव जी से मैं इतना कहूंगा कि आप मुझे जानते नहीं जानते, आपने मुझे सुना है नहीं सुना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इकलौता व्यक्ति हूं जो आपके इस केस को लेके मैं लगातार लखीमपुर कांड से, जब मुझे इस केस के बारे में पूरा पता चला, मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं। लगातार बड़े से बड़े चैनल पे और छोटे से छोटे चैनल पे, जहां मुझे मौका मिला, जहां बीजेपी ने अपने आप को पाक साफ बताया, वहां मैंने इस एग्जाम्पल को सामने रखा। माननीय न्यायालय को भी मैंने सामने रखा। इतने दिन क्यों रिजर्व रखा जा रहा है कोई केस? जब आज एमपी एमएलए कोर्ट में धड़ाधड़ फैसले किए जा रहे हैं, तो फिर एक केस को इतने दिन क्यों होल्ड किया जा रहा है? किसको बचाने के लिए? अगर मैं तो एक बात कहूंगा, हो सकता है राजीव जी मेरी बात से सहमत ना हो, आप लोग ना सहमत हो। जिस व्यक्ति के खिलाफ ये मुकदमा है उसने अपना राजयोग जी लिया। कल अगर फैसला उसके खिलाफ भी जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है। असली न्याय तब होता कि उसको, अब कितने दिन की सरकार बची है? 6-7-8 महीने की। उसने पूरी अपनी राजयोग को भोग लिया, सत्ता का उपयोग कर लिया, सत्ता के नशे में किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी, गंदे गंदे शब्द किसानों को कहा जिनको हम भगवान की तरह पूजते हैं। उसने वो सब कुछ पा लिया। ये जो न्याय मिलेगा, जो कल मैं अपेक्षित करता हूं कि वो राजीव गुप्ता जी के पक्ष में होगा। मैं भी उसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। जिस वक्त आपके भाई पढ़ रहे होंगे उस वक्त मैं भी उस विश्वविद्यालय का छात्र था। मुझे सारी परिस्थितियां, हर चीज मुझे याद है। लेकिन जिस तरीके से आज एक इकलौता चैनल इस पे बात कर रहा है, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं। बीजेपी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है यहां पे। क्यों नहीं है? अतीक हमारी पार्टी का पूर्व सांसद था, 10 साल से हमारी पार्टी में नहीं था। क्या बताइए, आपने हमें बुलाया, हम नहीं आए क्या? समाजवादी पार्टी ने हजारों डिबेटें कर दी। क्या हम अतीक के या मुख्तार के मुद्दे पे हम कभी भागे क्या? जो हमारी पार्टी में अब नहीं है, पार्ट ऑफ समाजवादी पार्टी आज की डेट में नहीं है, फिर भी हम आके जवाब दिए नहीं दिए। आज बीजेपी का चरित्र इस बात से उजागर होता है कि बीजेपी सिर्फ एक तरफा बातें करती, एक तरफा चीजें करती। अगर न्याय की व्यवस्था दे देती, न्याय दे देती लोगों को, तो आज इस तरह के शब्द ना होता। बड़ा नैरेटिव चलना चाहिए। तब मैं तो कह रहा था मोदी जी पे यह सवाल है कि इतने कुख्यात अपराधी को, जिसका जेनेटिक अपराध करने का रिकॉर्ड है, उसको आप इतने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना रखे हैं। ये तो बड़ा शर्म की बात है इस देश के लिए कि आपके पास पर्सन नहीं है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, इतने लीजेंड नेता जिस बीजेपी ने दिए, जितने बुद्धिजीवी दिए, उस पार्टी में गृह राज्य मंत्री बनाने के लिए आपके पास नहीं है। आप एक ऐसे हत्यारे व्यक्ति को बना के रखा है। इसे कहते हैं मैसेजिंग। ये सरकार मैसेजिंग कर रही है, न्याय नहीं दे रही है। अगर न्याय देती तो शायद आज हम आप इस पे डिबेट न कर रहे होते। कई साल पहले इस पे फैसला आ गया होता और लोगों की सदस्यता चली गई होती, मंत्री पद चला गया होता और कोई इस तरह का दुसाहसिक कार्य न करता। समाजवादी पार्टी, हमारा नेतृत्व इस बात पे हमेशा रखता है साथ कि जो भी गलत है, गलत सही का निर्णय समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं करना है। गलत सही का निर्णय हमारे पूर्व जज बीडी नकवी जी बैठे, इनकी जो पूरी वो एक पौध है उसको करना है, न्यायपालिका के समक्ष होना है। हम अगर बदला लेने लगेंगे तो फिर क्या राजीव गुप्ता जी को भी एक कट्टा खरीद लेना चाहिए था, एक तुर्कान वाली पिस्टल ले लेनी चाहिए थी, या 4 शूटर को भेज के ये भी टेनी महाराज की हत्या करवा देते। इतना तो प्रतिरोध हर व्यक्ति के अंदर दुर्गेन जी होता है। लेकिन उन्होंने इस देश के संविधान पे भरोसा जताया, कानूनी व्यवस्था पे भरोसा जताया। इसलिए मैं ऐसे लोगों को प्रणाम करूंगा और मैं तो न्यायपालिका में विश्वास करता हूं। एक जज ने, मैं ध्यान आकर्षित करा रहा हूं इस बात का, एक जज ने जिसने कुर्सी पे बैठा तो हवाओं का रुख मोड़ दिया। सरकार थरथराने लगी। सरकार को समझ में नहीं आ रहा दुर्गेन जी कि एक जज
मैं पूरे देश की न्यायपालिका को बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक जज जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो हवा उन्होंने चलाई, जो फैसले उन्होंने सरकार के विपक्ष में देना शुरू किए, वो जायज हैं। न्यायपालिका गलत कर ही नहीं सकती है। किस तरीके से वो सोचिए, एक एक मुद्दों पे सरकार विफल होती जा रही है। तो अगर न्यायपालिका न्याय देने पे उतर आएगी, मुझे नहीं लगता है कि कोई शख्स अपनी शख्सियत को बचा पाएगा। ठीक बात अगर है, वो गलत है तो। ठीक बात है। मैं सुधा जी के पास जाना चाहूँगा। सुधा जी फिर से जुड़ गई हैं। सुधा जी, एक इंसान 22 साल से लगातार संघर्ष कर रहा है न्याय के लिए, बहुत सारे हर्डिल, मैं इसको न्याय व्यवस्था या न्यायपालिका से अलग रखता हूं, मैं उनको हर्डिल में शामिल नहीं करता, क्योंकि न्याय जो मिलता है वो सबूतों और उसके आधार पर मिलता है। राजीव गुप्ता को न्याय ना मिले, इसके लिए न्यायालय में से पूर्व के सारे वो उपक्रम किए गए, जिसमें अजय मिश्र टेनी को, जैसा राजीव गुप्ता कह रहे हैं, कि बचाने की पूरी कोशिश लगातार रही, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और एक जो जिला न्यायालय का फैसला भी एक बड़ा आश्चर्यजनक फैसला था, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। एक आम इंसान, एक आम आदमी सुधा जी कैसे न्याय पाएगा? राजीव गुप्ता का परिवार एक व्यापारी परिवार, एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार तिकोनिया के ये लोग माने जाते रहे हैं। अब मुकदमा लड़ते लड़ते इनका परिवार उतना मजबूत नहीं रहा व्यापार के रूप में, लेकिन बहुत अच्छा परिवार था इनका। ये 22 साल से लड़ रहे हैं, बहुत सारा इनको पैसा खर्च करना पड़ा होगा, बहुत सारी यात्राएं दिल्ली लखनऊ करनी होंगी, बहुत सारे वकीलों से मिले होंगे, बहुत सारे पैसे, चूँकि हम सब जानते हैं कि भाई वकील, अच्छा वकील तो अच्छे पैसे से मिलता है। तो इस देश में, इस प्रदेश में क्या जो न्याय है मुश्किल नहीं लग रहा है क्या? मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ किसी न्यायपालिका पे, मुझे हक भी नहीं, मेरी औकात भी नहीं, मेरी हैसियत भी नहीं, लेकिन जो सिस्टम पर मैं ज़रूर सवाल उठाऊंगा कि कम से कम बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं और सारे लोग करते हैं, केवल ये नहीं कि मौजूदा सिस्टम सरकारें कर रही हैं। बहुत दिनों से न्याय की बात होती रही कि भाई अंतिम व्यक्ति तक न्याय मिले, नैसर्गिक न्याय हो, लेकिन एक कोड ये भी है कि देर से मिला न्याय, उसके कोई मायने नहीं रह जाते। डॉक्टर सुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेन्द्र सर। मैं आपको बधाई दूंगी कि पिछले कई वर्षों से मैं डिबेट कर रही हूँ, लेकिन आज के जो ये फैसला कल के आने की, अभी जो मनोज भाई कह रहे थे, ना बुला रहा था ना इस पे कोई डिबेट हो रहा था, तो सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगी कि यहाँ पे सच की बात अगर होने लगे, आप जानते हैं ना कि अगर हमें मजबूर कर दिया जाए सच बोलने में, तो सच की बात अगर होने लगेगी तो न्यायालय भी उसके अकॉर्डिंगली काम करने लगेगा। ये प्रश्न चिन्ह नहीं है। पिछले उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री जी ये कह देते हैं कि प्राकृतिक न्याय हुआ है ना, न्याय प्रकृति करती है, मैं यहाँ पे साहित्य हम नहीं पढ़ने बैठे हैं। इस उत्तर प्रदेश में जिस यूनिवर्सिटी की बात हो रही, जहाँ पे हत्या हुई, जिसके वो छात्र थे, जो भी कुछ बातें हो रही है, मैंने भी पीएचडी वहीं से की हुई है। मैं जानती हूँ कि जो चीजें दिखाई जा रही होती हैं और जो हो रही होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जो सरकार सबका साथ सबका विकास करती है, उसमें पिता तो अपराधी की सूची में था ही था, पुत्र ने भी वही किया, लेकिन उस पर नाम लेने के बाद वो धमकाता है कि अगर कोई साबित कर दे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये आप जानते हैं, अगर कल का जो परिणाम है, मैं जरूर चाहूंगी कि राजू भाई के हक में आए, क्योंकि न्याय क्या है, क्योंकि बीडी सर को बार बार बोलना पड़ रहा है कि ये होना चाहिए। इसका मतलब अगर सर को ये बात बोलना पड़ रहा है चाहिए, कि चाहिए का अर्थ चोटी नहीं दिखाता है, ये आदर्श वाली बात होती है कि ये होना चाहिए, ऐसा हो तो अच्छा होता है। ये चाहिए के शब्द में मुझे बहुत डराते हैं दुर्गेश जी। सबसे बुरी बात है कि चाहिए वाले अर्थ में जो आदर्श छुपा होता है ना, वो कहीं ना कहीं सत्य से विमुख करता है हमें, क्योंकि जी वो कहीं ना कहीं आपकी सत्ता से दूरी स्थापित कर देता है कि वो नहीं हो रहा है इसलिए होना चाहिए। लेकिन इस चाहिए और होने के जो बीच में फर्क है ना, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कम से कम उत्तर प्रदेश में जो ये प्राकृतिक न्याय करने के तरीके इन्होंने इजाद किए हैं बुलडोजर के द्वारा, अपने अपने हिसाब से, सिलेक्टिव हिसाब से, उस पे न्यायालय कम से कम अपने ना करने की मुहर लगा दे। और कम से कम तुझे 22 साल का वक्त कितना लंबा होता है, दशक बीत जाते हैं। और आपने कहा कि बहुत सुदृढ़ परिवार था, बिल्कुल सुदृढ़ परिवार था, तभी वो आज तक ने तो न जाने कि जी बात न सुनने वाला कोई होता। लोग जेल में
एक बकरी चुराने के आरोप में जाने कितने साल तक रह जाते हैं और कोई कुछ छुड़ा नहीं पाता है। तो मैं इनको बधाई दूंगी इस बात की कि आपने लड़ने की उस शक्ति से, जो पैसे की लड़ाई थी, आपने पसीने से उसको जीतने का पूरा किया है। और जनता और हमारी ईश्वर से जो प्रार्थना वो यही है कि काश हमारा न्यायालय पे पुनः विश्वास हो जाए और नकवी सर को जो कहना पड़ रहा है कि ये होना चाहिए वो सच में हो जाए। हम उसका इंतजार कर रहे हैं और हमें इन जवाबों को ढूंढने के लिए एक साथ तो होना ही पड़ेगा। जनता को अपने अपने हक के लिए, अपनी चीजों के लिए एक साथ जमीन पे उतरना ही पड़ेगा दुर्गेश जी, चाहे जो भी हो, पार्टियां कोई भी हो, लेकिन जहां पे सच्चाई मानवता को नष्ट करने की हो वहां हमें एक साथ होके, पार्टी को छोड़ के उस सत्य और न्यायालय की पुनर्स्थापना। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है सुधा जी, हम सबको पूरा भरोसा है और शायद इस भरोसे के दम पर ही ये दुनिया कायम है। न्याय व्यवस्था पर, माननीय न्यायाधीशों पर हम सबको अटूट भरोसा है। जैसा मनोज यादव जी ने अभी कहा कि एक जज ने फैसले देने शुरू किए, हड़कंप मचा हुआ है। निश्चित तौर पर न्यायालय एक ऐसा पवित्र मंदिर है कि वास्तव में हम सब का परम विश्वास है कि वहाँ पर जो जज साहब बैठते हैं, जो जज साहबान बैठते हैं, वो ईश्वर की न केवल शपथ लेकर बैठते हैं बल्कि वो ईश्वर के प्रतिनिधि ही होते हैं। जैसे हम डॉक्टरों को भगवान मानते हैं, उसी तरह जो जज साहबान होते हैं ये भी भाग्य विधाता होते हैं। और निश्चित तौर पर इनका विश्वास भारत देश में और पूरे विश्व में कायम है और आगे भी कायम रहेगा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जो हत्या के एक मामले में आरोपी हैं, फैसले की घड़ी आ गई है। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ कल फैसला सुनाएगी। लखीमपुर के तिकुनिया में हत्या हुई थी 22 साल पहले 8 जुलाई 2000 को दिन दहाड़े हत्या हुई प्रभात गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता की, जो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे। वो अपने घर लखीमपुर के तिकुनिया में थे। उस दौरान पंचायत चुनाव चल रहा था। राजू गुप्ता भी पंचायत चुनाव में हिस्सेदार थे, हिस्सा ले रहे थे और इसी रंजिश में उनकी हत्या कर दी गई। आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और 3 अन्य लोग बने। लगातार इस मसले पर तारीख दर तारीख फैसले टलते रहे। एक तरीके फैसले सुरक्षित हुए लेकिन वो सुनाए नहीं जा सके। बहुत सारे कारण, बहुत सारे वो रहे हैं, लेकिन अब अंतिम फैसले की घड़ी आ गई है। बड़ा सवाल यही है कि क्या कल टेनी को सज़ा मिलेगी या कोर्ट ये तय करेगा कि हत्या किसने की, प्रभात गुप्ता उर्फ राजू की। हमारे साथ प्रभात गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता के भाई, जो करीब 22 वर्षों से लगातार अपने भाई की हत्या करने वालों को सज़ा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजीव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भावुक हैं, स्वाभाविक है, भावुक हैं, होना भी चाहिए क्योंकि ये अपने आप में 22 साल बहुत होते हैं और इस दौरान इन्होंने पिता को खोया और 2 भाइयों को भी खोया। एक तरीके से पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया, ये कह सकते हैं। राजीव गुप्ता को छोड़ दें तो लगभग प्रभात गुप्ता और राजू गुप्ता की हत्या, 2 भाइयों की मौत और पिता की मौत, एक तरीके से पूरा परिवार बिखर गया। इसका हिसाब किताब कम से कम कानून की भाषा में ज़रूर होना चाहिए। ईश्वर का न्याय तो होता ही है, लेकिन वही ईश्वर का जो न्याय होता है वही कानून की भाषा में परिलक्षित होता है। राजीव गुप्ता, मैं सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ। ये जो 22 साल संघर्ष रहा, इसमें हर्डिल मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्या कहाँ हर्डिल आए। आदरणीय संपादक जी, हर जगह रोका गया। सुनो, कुछ नहीं, टेनी मिश्रा ने 70 याचिकाएं दाखिल की 8 जुलाई 2000 से अब तक। मतलब फैसले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करा दीजिए, ये करा दीजिए, राहुल गांधी जी को सजा हो गई, अतीक अहमद को सजा हो गई, इनकाउंटर हो गया, सबको सजा हो रही। हमारे भाई की हत्या में न्याय की तारीख अब तय हुई है। मैं माननीय न्यायाधीश महोदय से निवेदन कर रहा हूँ, बस न्याय दे दीजिए, शांति मिल जाए। शांति नहीं मिल पा रही है कि हमारे भाई को मार दिया गया, हम कुछ कर नहीं पा रहे। मैं द्वारकाधीश की सारी शक्तियां जो हैं
लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच नंबर 9 को दी गई हैं। मैं द्वारकाधीश की शक्तियों को देखना चाहता हूं कि न्यायाधीश जो है उन शक्तियों को कल दिखाएं और प्रभात गुप्ता की हत्या में सब लोगों को सजा दें। और विश्वास सब लोगों का बढ़ना चाहिए, नहीं जो भी अपराध करेगा उसे सजा मिलेगी, चाहे वो कितना बड़ा भी ताकतवर क्यों ना हो। न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर सकते। व्यवस्था तो न्यायपालिका ही चला रही है। आज अभी मनोज जी ने कहा ए जज जिसने दिशा बदल दी, बस भगवान मदद कर दे, कल फैसला हमारे घर में आ जाए, यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। इन्होंने कहीं 3 बार सीबीसीआईडी जांच कराई, 3 बार सीबीसीआईडी जांच। मतलब एक भाई चश्मी गवाह को धमका रहा था, विजय मिश्रा, दूसरा भाई उमेश मिश्रा सीबीसीआईडी जांच करा रहा था, तीसरा तीसरा अजय मिश्रा हत्या कर रहा था। तो तीनों भाई लगे हुए थे कि जैसे भी हो हत्या 8 जुलाई को हुई, 10 जुलाई को एप्लीकेशन चली गई, साहब सीआईडी जांच कर दीजिए, 11 जुलाई को सीआईडी जांच हो गई। तो इस तरीके से सियासत में ये सब नहीं होना चाहिए। अपराध की भाषा अपराधियों को सिखाना चाहिए। मैं संपादक जी आपके माध्यम से, मुझे ईश्वर पर विश्वास है कि बहुत से लोग दुआ दे रहे हैं, सभी भाई लोग दुआ दे रहे हैं, कल फैसला जीते। और चार्जशीट लगे, इतना समय हो गया, मुकदमे में बरी कर दिए गए, सेम डे जमानत दे दी गई। क्या सारे प्रभात गुप्ता हत्याकांड में नए कानून बने थे क्या? तो ये सब सवाल पूछे नहीं जा सकते, क्योंकि अब न्यायपालिका का दिन शुरू हो गया है, कल फैसला आने वाला है। बस यही है, भगवान अजय मिश्रा को सजा दे और हम लोगों को शांति मिले, हमारे भाई की आत्मा को शांति मिले। हम यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से। नकवी साहब, राजीव गुप्ता ने बहुत सारे स्टांस बताए कि 70 याचिकाएं हैं। हत्या 8 जुलाई को, 11 जुलाई को जांच सीबीसीआईडी चली जाती है। पटेल राम कुमार वर्मा उस वक्त लखीमपुर के ताकतवर भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और बड़े ताकतवर मंत्री हुआ करते थे। राम कुमार वर्मा, बाद में वो पटेल राम कुमार वर्मा भी लिखने लगे, इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनके बारे में बहुत सारी बातें मैं नहीं कहूँगा। लेकिन जो अजय मिश्र टेनी है वो राम कुमार वर्मा के संरक्षण में ही फले फूले। और ये तो आश्चर्यजनक है, 8 जुलाई को हत्या, 11 जुलाई को जांच सीबीसीआईडी, सेम डे जमानत, 70 याचिकाएं, बाधा ही बाधा। मैंने एक सवाल किया था, राजीव गुप्ता ने दर्जनों बाधाएं बता दी। 22 साल वक्फ बहुत बड़ा वक्फा होता है, बहुत बड़ा वक्त होता है, तमाम चीज़ें इन्होंने झेली होंगी, बहुत सारी चीज़ें ये इनकी जुबान पर हैं, इनके दिल में हैं। लेकिन चूंकि फैसले की घड़ी है, हम सब बहुत सारी बातें चाह कर जानकर भी नहीं कह सकते, क्योंकि फैसला अल्टीमेटली माननीय न्यायाधीश को लेना है और वो ईश्वर का स्वरूप हैं, ये भरोसा ही कर सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना ही कर सकते हैं। नकवी साहब जी, आपको बहुत मुबारकबाद जो आप इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, हमारा बात करते रहते हैं। मैं अमेरिका में बैठकर आपसे ये डिबेट कर रहा हूँ यहाँ पर। जाहिर है हम लोग जो बात कहें उसको ऑडियंस यकीन करे, ये बहुत बड़ी ज़रूरी है, विश्वास करे, वो ये ना माने कि हम भी कोई किराए के लोग हैं। एक बहुत बड़ा इशू ये है आज मीडिया में। मैं ये कहूँगा कि हर तारीख रात के बाद एक उम्मीद होती है कि सुबह का सवेरा आएगा, सुबह की किरण आएगी, रोशनी, इस तरह का माहौल है। इस न्यायपालिका ने जो फैसले पिछले सालों में दिए हैं उससे लोगों का विश्वास टूटा है, मुझे ये कहने में कोई तकल्लुफ नहीं। जजेस फैसला देने के बाद गवर्नर बने, एमपी बने, ये सारी दुनिया को मालूम है हिंदुस्तान का सिस्टम कैसे चल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर एक मिनिस्टर रेप का मुल्जिम है, एक मर्डर का मुल्जिम है, सब लोगों को सरकार में हटाया नहीं गया। ये बड़े सवाल हैं। मैं ये बात कहता हूँ होना चाहिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि इंसाफ की भी कैसे मिलती, कानून शहादतों में गुम था। सारा प्रोसीजर 22 साल तक उलझा रहा मामला। इससे क्या लगता है, जज के पास एक कॉन्शियस होगा, जज के पास अगर स्पाइन होगी तो ये न्याय होगा, और अगर ये सब नहीं होगा, जज के पास अपना स्वार्थ होगा, तो न्याय बिल्कुल नहीं होगा। यार समझ लीजिए, इट्स अ 50-50 मैटर, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हमें एक उम्मीद जागी है, ए चिरागो बुझ भी जाओ तो मलाल मत करना। हमें अंधेरों में जीने का हुनर आता है। मेरा ये कहना है लोगों से
कि लड़ाई के लिए तैयार रहिए। एक लंबी लड़ाई है, हमारे सिस्टम को कैंसर हो चुका है, हमारा सिस्टम सड़ चुका है। आप यकीन माने, मैं अमेरिका में स्टडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कौन सी अच्छी चीजें मैं लाऊं, वहां पर बताऊं लोगों को कि हमारे एक अच्छा मुल्क, एक खूबसूरत मुल्क, एक उसका चेहरा कितना मस्क हो चुका है, कितना बिगड़ चुका है दुनिया की नजर में, वो अच्छा होना चाहिए, वो खूबसूरत होना, ये हम सब का कंसर्न है। हमें कास्ट मजहब से ऊपर उठना होगा। धर्म एक बहुत बड़ा एक रुकावट है न्याय में हमारे हिंदुस्तान के अंदर। एक किताब मैंने पढ़ी, गॉड इज नॉट ग्रेट, ये जो चीज है उसमें लिखा कि रिलीजन इज पॉइजन फॉर मैन। हमारे समाज के अंदर एक धर्म जो है एक जहर बन चुका है इंसान के लिए। ये जहर अगर जिसकी नसों में आ गया, उससे आप न्याय की उम्मीद ना करें। लेकिन यह है कि भाई हम इंसान है, उम्मीद करते हैं, बार उम्मीद करनी चाहिए। मैं ये बात पॉजिटिव भी कहता हूँ, निगेटिव भी कहता हूँ। मैं यकीन माने कि मेरे 30 साल की नौकरी में एक फैसला मुझसे गलत हुआ, एक मुलजिम को मैंने छोड़ा, उसकी तकलीफ मुझे आज तक है। आप ये समझ लीजिए, सिर्फ जो 100 दिए, 99 दिए, जो हजारों दिए, उनकी खुशी नहीं, एक तकलीफ। तो जज को ये सोचना चाहिए कि उसकी चीख जो होगी विक्टिम की, वो उसका पीछा करती है उम्र भर। मैं देखिए, कन्फेशन आदमी करना चाहिए। अब ये इंसान है ना, हम शैतान, मतलब हमारे अंदर कहीं फरिश्ता छुपा हुआ है, शैतान भी छुपा हुआ है। कौन सा हावी हो जाता है, हम उसी हिसाब से कम लगते। दुर्गे जी, मैं बिल्कुल हिम्मत दूंगा लड़ाई लड़ने की। आगे की लड़ाई लंबी है, पूरी सिस्टम से लड़ना है लोगों को, तब कहीं जाके सबको इंसाफ मिलेगा। कम से कम अग्रवाल साहब, ये फैमिली जो है हमारी, गुप्ता जी की फैमिली लड़ तो रही है। इसने इतने साल लड़ाई लड़के एक गरीब की आवाज को उठाया है। मैं तो कहता हूँ दे आर द चैंपियन ऑफ द सोशल जस्टिस, ऑफ द जस्टिस। तो हमारे न्याय जो व्यवस्था में लोग बैठे हैं, उन्हें सोचना होगा। एक जज जब जो है धारा बदल सकता है मुल्क की, तो और जज क्या कर सकते हैं? ये जजेस को सोचना होगा, सबको अच्छी तरह काम करना होगा। मैं ये उम्मीद ही कर सकता हूँ इसको। ठीक बात है। बहुत बात मेरी अपनी लिमिटेशन है बात कहने की, क्योंकि मैं जज रहा हूँ। लोग कहेंगे अरे भाई ये जज क्या बातें कर रहा है। तो इसलिए कि बहरहाल मैं उम्मीद करूंगा कि न्याय होगा और उनके आंसू पूछेंगे और शायद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक बात है, होगा। ठीक बात है। सुधा जी, बहुत संक्षिप्त में, चूंकि वक्त अब खत्म हो रहा है, नकवी साहब ने बहुत सारी बातें कह दी। वो कह रहे हैं कि भाई मेरे जीवन में एक फैसला गलत हो गया, वो कन्फेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे अंदर भगवान भी है और शैतान भी होता है, जब जो हाजिर हो जाता है उसी अनुसार फैसले हो जाते हैं। लेकिन ये वास्तव में पीड़ित के साथ होना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि पीछा करता है, उनके जीवन में एक फैसला उनका पीछा अभी भी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेन जी, जो सर ने कहा, वो जो सत्य बात को कहने की हिम्मत होनी चाहिए। सर ने कहा ना कि जब व्यक्ति किसी पद पे होता है तो पहले मनुष्य ही होता है ना, उसके बाद वो पद पे होने के बाद क्या फैसले ले रहा है इस पे डिपेंड करता है। लेकिन राजू भाई को मैं सलाम करती हूँ, और इनकी जो 2 लाइनें मैं इन पे कहना चाहूंगी कि जो नींदें गायब हुई होंगी लोगों की, कि हर हकीकत को मेरी खाक समझने वाली, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। इनका जो ये 22 साल का सफर जो पीड़ादायक रहा होगा, जिसमें इन्होंने न जाने कितने लोगों को खोया है, और एक खोने के जो जिसको खो चुके थे उसको न्याय दिलाने के लिए 22 साल का जो सफर इनका रहा है, वो आज का रात उन पे भारी होगी जिन्होंने गलतियां की हैं। और गलतियों का सबब इतना है कि वो मानने को तैयार नहीं, और बेटा भी करके बैठा हुआ है। और मेरे प्रभु से, ईश्वर से और इस न्यायपालिका पे विश्वास है। विश्वास इसलिए कहूंगी क्योंकि हम उस अपने चीजों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास है तभी हमारी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। मुझे जिस तरह नकवी सर कह रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि अपने देश के जो जज हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ एक व्यक्ति वो मसाल लेके खड़ा है, जिसको देख के लोग उसके पीछे जरूर आएंगे। और कल जो फैसला होगा वो आदरणीय राजू जी के हक में होगा। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना होगी जिससे हमारी न्याय प्रक्रिया पे कम से कम हमारा विश्वास जगे। ठीक बात है सुधा जी। इसी चूंकि कानून की बात हम कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, हम सब निवेदन कर रहे हैं कि अगर कल ये कम से कम न्यायपालिका ये बताए कि भाई राजीव गुप्ता के भाई प्रभात गुप्ता की किसने हत्या की, कल ही साफ हो जाना चाहिए। ऐसी उम्मीद हम करते हैं, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। न्याय से, कानून से जुड़ा है एक मसला आज हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो कानून मंत्री थे किरण रिजिजू साहब, उनको हटाकर ये मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल को दे दिया गया है और उनको एक कोई भू विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया है रिजिजू साहब को। पिछले दिनों लगातार किरण रिजिजू साहब कोई न कोई बयान न्यायपालिका या जजों को लेकर देते रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि यूसीसी और जो जजों से एक तरीके से न्यायपालिका से जो उनका एक तरीके से अदावत हो रही थी, उसको लेकर प्रधानमंत्री बहुत नाराज़ थे
कर्नाटक चुनाव से पहले ही उन्हें हटाया जाना था, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद अंततः आज उन्हें हटा दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल के बारे में भी है कि वो 3 बार के सांसद हैं, पूर्व नौकरशाह हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं। ये सारे आंकड़े चूँकि हम पत्रकारों के पास आ जाते हैं, हम लोगों को ये सब कहना ही पड़ता है, आजकल का दौर ऐसा चल गया है। और राजस्थान में चुनाव है, इस तरह की बातें, बहुत सारी खबरें चल रही हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि मनोज यादव के पास मैं जाऊंगा। मनोज जी, कानून मंत्री को बदल दिया गया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत साधारण बात नहीं है कि प्रधानमंत्री ने आज कानून मंत्री को बदल दिया। और उन्हें एक विभाग तो सारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि कोई भू विज्ञान विभाग है या कोई भू आकलन विभाग, इस तरह के विभाग को उनको दिया गया है और कानून मंत्री दूसरा बना दिया गया है। इसे कैसे देखते हैं आप विपक्षी नेता के तौर पर? देखिए, मुझे लग रहा है रिजिजू जी को थोड़ा सा गहराई में जाने की ज्यादा आदत थी, इसीलिए प्रधानमंत्री जी उनको भू विज्ञान दे दिया। अब जाइए गहराइयां नापिए कि गहराइयां क्या हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, माननीय जुडिशरी से जो कल फैसला सुनाएंगे, कदापि किंचित भय नहीं होना चाहिए किसी भी न्यायाधीश के अंदर। इस देश में कोई इकलौता या कोई बहुत बड़ा फैसला ऐसा नहीं होगा। इससे पूर्व में कितने सारे नौकरशाह, कितने सारे कैबिनेट मंत्री, कितने सारे कई मुख्यमंत्री, कई राजनेता, सबके खिलाफ छोटे छोटे आरोप में, बड़े बड़े आरोप में सबको जेल जाना पड़ा। हम उदाहरण दें, अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा दखल रखने वाले राजनेता थे और उनका भी कनेक्शन लखीमपुर खीरी से ही एक हत्याकांड से जुड़ा था और वो आज जेल में है, उनका परिवार जेल में है। तो वो न्यायपालिका की ही देन है कि उनको एक लंबे समय से आजीवन कारावास झेलना पड़ा है एक हत्या करवाने के उसमें। इसमें तो ये दोषी हैं और बड़े दोषी के रूप में है कि ये हत्या में खुद शामिल थे, हत्या करवाने से लेके हत्या करने में भी शामिल थे। तो ये तो न्यायपालिका कल बताएगी, ये तो खैर अभी हम आप नहीं कह सकते कि हत्या की या करवाया, ये तो न्यायपालिका का विषय है। मनोज जी, दुर्गेन जी जो आरोप है, मैं उन आरोपों के माध्यम से इस बात को कह रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इस पे किसी तरीके की कोई किंचित ही इधर उधर जाने वाली बात होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने अपने दिन तक इस केस को पेंडिंग रखा या इसको लेंथी बनाए रखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं न्यायपालिका से इस गुहार को करूंगा कि इस तरह अगर न्याय विलंब मिलेगा तो उसको न्याय नहीं कहा जाए। हाँ, निश्चित तौर पर ये कोड है किसी का कि देर से मिला न्याय नहीं होता। मैं नकवी साहब के पास जाऊंगा। नकवी साहब, इस देश के कानून मंत्री को हटा दिया गया, जुडिशरी को लेकर बहुत सारी बातें थी, चूंकि कानून के मसले पर डिस्कस कर रहे हैं, ये भी आज बहुत बड़ी खबर थी। हालांकि मुख्य धारा में यह खबर नहीं बनी, हल्की सी छूकर चले गया मुख्य धारा का मीडिया, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर थी अपने आप में कि कानून मंत्री को हटा दिया गया। वो क्या परिस्थितियां हो सकती, क्योंकि पिछले दिनों लगातार रिज्जू साहब टिप्पणी कर रहे थे, वो जो न्यायाधीश हैं उन पर टिप्पणी कर रहे थे कि भाई वो भी भाई भतीजावाद कर रहे हैं, अपने लोगों को कॉलेजियम के जरिए ला रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम का विरोध कर रहे थे। और जो यूसीसी को लेकर भी ये था कि प्रधानमंत्री नाराज थे, वो लागू नहीं कर पाए। इस तरह की बातें मीडिया में है, अंदर की क्या बात है वो रिज्जू साहब और प्रधानमंत्री ही जानते हैं। नकवी साहब जी, देखिए ऐसा है कि ये एक बड़ा फैसला है लॉ मिनिस्टर को हटाना। असल में बात यह है कि लॉ मिनिस्टर से टकराव बढ़ रहा था सरकार का। रिज्जू जी साहब एनॉय कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इसलिए। और ये जो वक्त आ रहा है अब 2024 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट फैसले देगा वो उससे रोड मैप तय होगा पॉलिटिक्स का। जो फैसले होंगे, जैसे वीवीपैट का मसला है, ईवीएम मशीन पर चेक करने का मसला है, इलेक्शन कमीशन को चेक करने का मसला है, इसलिए शायद प्राइम मिनिस्टर ने इनको हटाया कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते कि जुडिशरी से टकराव हो, क्योंकि जुडिशरी जाहिर है एक स्तंभ है हमारे, एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। और अगर सरकार के खिलाफ और ऐसे फैसले आ गए जिससे एम्बेरसमेंट हो रहा था, देखिए अभी जब कहा कि देखिए कितने बड़े फैसले हुए, ये अभी हुए ना, ये इससे पहले तो नकवी साहब जो फैसले आने वो तो आएंगे ही। ऐसा थोड़ी कि रिज्जू को हटा दिया तो सुप्रीम कोर्ट या जज साहब प्रसन्न हो जाएंगे, फैसले नहीं देंगे, तो देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं, उनमें टकराव नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 तो संवैधानिक स्तंभ हैं, उनमें आपस में टकराव नहीं होना चाहिए, तभी लोकतंत्र चल पाता है। जी, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर और बैलेंस जो है ना, चेक्स एंड बैलेंस, 2 थ्योरी चलती हैं। टकराव भी ना हो लेकिन चेक भी हो दूसरे का। ऐसा नहीं है जैसे जजेस अपॉइंटमेंट का मसला था तो जाहिर है चीफ जस्टिस
उसको नहीं मान रहे थे, ये जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा था और सरकार ही चाहती थी कि उनके लोग अपॉइंट हो जाएं। सबसे बड़ा खतरा ये हुआ कि कोलिजियन सिस्टम तो एक तरफ जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, दूसरी तरफ सरकार कोलिजियन सिस्टम को खत्म करके ही चाहती है कि उनके अपने जजेस हों जो उनके माउथ पीस हों। जैसा कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है गुजरात का, राहुल गांधी का जजमेंट एक बहुत बड़ा मिसाल है कि फैसले कैसे होते हैं सरकार के फेवर में। हमारे जो डिबेट में लोगों ने बातें कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, आज की डिबेट एक रिसर्च का सब्जेक्ट बनेगी और मुझे उम्मीद ये है कि लोगों को नई दिशा मिलेगी। बहरहाल लोग कैसा करते हैं, अच्छा करते हैं समाज के अंदर, तभी सिस्टम अच्छा होगा। सभी लोग ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक बात। मैं प्रोफेसर सुधा के पास जाऊंगा। डॉक्टर सुधा, बस 20 सेकंड में अंतिम टिप्पणी, मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा, वक्त खत्म हो चुका है। जी दुर्गेन जी, बस मेरी उम्मीद हमेशा उन चीजों पे होती है, मैं आदर्श और व्यवहार में हमेशा चाहती हूँ कि व्यवहारिक रूप से जीवन में चीजें बहुत बेहतर हों। जो हमें लिख के मिला होता है आदर्श, वो कभी हो नहीं रहा होता है। लोकतंत्र तक पहुंचना कैसे है, नकवी सर ने बहुत बेहतरी से कहा कि उस लोकतंत्र तक पहुंचने के लिए न्यायपालिका का दुरुस्त होना जरूरी है, तभी लोकतंत्र की हम स्थापना पूर्ण रूप कर सकते हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार अपने हिसाब से जजों को करवाने की कोशिश करती आई है, उस पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैठे हुए हमारे माननीय जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, जो जिनके होने से कम हमें ये आशा का संचार तो हुआ है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे फैसले अकॉर्डिंगली सिलेक्टिव हो रहे थे। लेकिन अब हमारी पूरी जो उम्मीद है, और अगर ऐसे जज हमारे पास होंगे जो रिटायर होने के बाद भी चीजों को बेहतर करने के लिए अपने विचारों के द्वारा अगर हमें दे रहे हैं कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा भविष्य अंधकार में तो नहीं होगा, क्योंकि 100 अंधेरा करने वाला अगर एक भी उजाला करने वाला है तो उस पर भारी पड़ेगा। ये मेरा पूरा विश्वास हमेशा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपका बहुत धन्यवाद। मनोज यादव जी, आपका बहुत धन्यवाद। अमेरिका से हमारे साथ नकवी साहब पूर्व जज जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। पीड़ित पक्ष से राजीव गुप्ता जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। कल फैसले की घड़ी है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर एक मुकदमा चल रहा था, उसमें कल लखनऊ खंडपीठ है, हाई कोर्ट इलाहाबाद की, उसे फैसला सुनाना है। और 22 साल बाद ये फैसला आ रहा है। एक ऐसे परिवार के लिए न केवल ये नज़ीर बनेगा जो न्याय के लिए 22 साल से संघर्ष कर रहा है, बल्कि उन तमाम करोड़ों भारतवासियों के लिए भी एक नज़ीर बनेगा कि न्याय मिलता है। धैर्य रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।